गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्जन रिलेशन इन डाई एटॉमिक लीनियर लैटिसी, यानी कि द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। पहले जो इससे प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वो एक परमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध डिस्कस कर रहे थे। रेखीय जालक बनाते हैं ना, रेखीय लैटिसी बनाते हैं, लीनियर लैटिसी। ये एटम होता है, 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 परमाणु होते हैं। ये परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं के बीच की दूरी क्या थी? ए थी, ए थी, ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी। इसका द्रव्यमान क्या था? एम 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 एम। तो ये एक परमाणु थे हमारे पास, रेखीय जालक था, यानी बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए थे। कौन से बल से? इनके बीच में कौन सा बल होता है? स्प्रिंग जैसा बल होता है, स्प्रिंग जैसा प्रत्यास्थ बल होता है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। एक ही तरीके के परमाणु थे। आज हम पढ़ रहे हैं द्विपरमाणु, यानी कि ऐसे कितने परमाणु, कितनी तरीके के परमाणु जुड़े होंगे? दो तरीके के। देखो कैसे? दो परमाणु, जैसे एक परमाणु होगा Na और दूसरा परमाणु होगा हमारे पास Cl। उसका हमारे पास रेखीय जालक होगा, लीनियर लैटिसी होगा। देखो समझना कैसे। ये एक क्या है? परमाणु है, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा परमाणु है। इसका जो द्रव्यमान है ना, वो मैंने मान लिया कितना है? m1 है। मास जो है वो क्या है? m1 है। इसका मास या द्रव्यमान कितना है? m2 है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ऐसे बना देता हूँ। फिर ये परमाणु है हमारे पास, ठीक है। ये जो है इसका द्रव्यमान कितना है? m1 मास। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा? एटम होगा ये। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारे पास? m2 है। दो परमाणु होंगे और वो जुड़े हुए होंगे, है ना। फिर ये हमारे पास एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m1 है। फिर इसके बाद हमारे पास एक एटम है, परमाणु है, जिसका द्रव्यमान, जिसका मास कितना है? m2 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक परमाणु होगा जिसका द्रव्यमान कितना है? m1 है। तो ये हमारे पास एक जाल बन गया। ये परमाणु ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास मान लेते हैं, प्रत्येक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? a है। ये रेखीय जाल बन गया हमारे पास, ठीक है। जैसे रस्सी होती है ना, इस तरीके से कनेक्ट है सीधे सीधे, ठीक है। रेखीय जाल बन गया, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? परिक्षेपण संबंध देखेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन देखेंगे, ओमेगा और के में क्या आएगा? रिलेशन आएगा, वो देखेंगे। अब देखो m1 m2 m1 m2 m1 m2 और m1, ये इस तरीके से ये रेखीय जाल बन गया, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें कि एक अनंत लंबाई, कितने भी जुड़े हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे परमाणु, ठीक है। एक अनंत लंबाई की द्विपरमाणुक यानी डाई एटॉमिक रेखीय जाल की क्या करते हैं? लीनियर लैटिसी की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास परमाणु जुड़े, जैसे ये Na का है, ये Cl, फिर NaCl, NaCl। तो NaCl का क्या बन गया? ये हमारे पास रेखीय जालक बन गया, लीनियर लैटिसी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? माना जालक में जो दो तरीके के परमाणु हैं, मानक जालक में परमाणुओं के द्रव्यमान, दो तरीके के परमाणु हैं। कौन कौन से हैं? m1 व m2 है। माना जालक में परमाणुओं के द्रव्यमान, यानी बहुत सारे परमाणु जुड़े हैं, m1 फिर m2 फिर m1 m2 m1 m2 m, जैसे NaCl NaCl NaCl। तो NaCl का क्या बन गया? जाल बन गया, ठीक है। निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी, निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी
के मध्य की दूरी जो मानी है, डिस्टेंस जो मानी है, वो मैंने कितनी मानी है, a मानी है। ये एटम और ये एटम के बीच की डिस्टेंस है, ये एटम और ये एटम के बीच की डिस्टेंस ये एटम और ये परमाणु इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये परमाणु इन बीच की डिस्टेंस या दूरी कितनी है हमारे पास, a है। ठीक है, अब इसके बाद जो सम संख्या वाले परमाणु का द्रव्यमान है वो तो m2 है। सम संख्या वाले परमाणु का जो द्रव्यमान है यानी E1 जो है उसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। और विषम संख्या वाले परमाणु का द्रव्यमान, एटम का द्रव्यमान, मास जो है ना वो कितना है, m1 है। ठीक है, तो मैं इसमें देखो सबसे पहले ये m2 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये कौन सा है, सम है, इसको मैंने दे दिया 2n। ठीक है, कौन सा एटम है, 2n है। तो इससे नेक्स्ट कौन सी स्थिति होगी इसकी, ये वाला होगा 2n प्लस 1 वाला एटम होगा, परमाणु होगा। ये कौन सा होगा, 2n प्लस 2 वाला। ये एटम माना है मैंने जिसका द्रव्यमान m2 है, सम है ये। ठीक है, 2n स्थिति मानिए, तो इससे अगले वाले की 2n प्लस 1, इससे नेक्स्ट 2n प्लस 2। ठीक है, समा वाले m2, फिर इससे नेक्स्ट 2n प्लस 3 एटम, इसकी स्थिति। अब इससे पहले आओ तो 2n से एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 वाला एटम हो गया। फिर इससे एक पहले आओ, इसकी स्थिति क्या होगी, पोजीशन 2n माइनस 2, और इसकी क्या होगी 2n माइनस 3 हो जाएगी। तो इस तरीके का हमारे पास क्या बन रहा है, जाल बन रहा है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर इसको ऐसे खींचा और खींच कर छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, कंपन होगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स, जो कि इसको वापस कौन सी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, प्रारंभिक स्थिति में। मतलब इसको ऐसे खींचा, इनके बीच में स्प्रिंग जैसा फोर्स होता है, इसको खींचा और यहाँ छोड़ दिया और ये वापस कौन सी स्थिति में आएंगे, प्रारंभिक स्थिति में। लेकिन इनमें क्या उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन। पहले वाले में जो हमने एक परमाणु में पढ़ा था और जो द्विपरमाणु में पढ़ रहे हैं ना, इनमें जो डिफरेंस है ना वो ध्यान रखना। यहाँ द्रव्यमान अलग अलग है, m1 m2 वहाँ सेम m द्रव्यमान के थे बस। यहाँ पर क्या है, जो मास है परमाणुओं का, एटम का, वो अलग अलग है, जबकि पहले वाले में क्या थे हमारे पास, सेम थे। अब देखो ये इसकी स्थिति हो गई, ये इसकी स्थिति हो गई, है ना, ये इसकी स्थिति हो गई, ये इसकी स्थिति हो गई 2n माइनस 1, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखो मैं इसमें क्या कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे ये 2n है, हमने ऐसे खींचा, ये 2n वाला जो है वो कहाँ विस्थापित हो गया, मान लो यहाँ विस्थापित हो गया, ये यहाँ आ गया ये। ठीक है, तो इसका विस्थापन हमने कितना मान लिया, u2n। जब बाह्य फोर्स लगाते हैं ना, वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं, ऐसे खींचा फिर ये ऐसे कंपन, तो ये अपनी स्थिति से ऐसे खिसक गया। और मैं ये मान रहा हूँ कि x दिशा में विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ज़्यादा होता है पीछे की तुलना में। ठीक है, फिर ये वाला और वहाँ खिसक जाएगा, देखो ये यहाँ आ गया। ये कौन सा है, 2n प्लस 1। मान लो 2n प्लस 1 कितना खिस गया, u2n प्लस 1 विस्थापित हो गया। इससे पहले वाले पर आओ, कौन सा है, 2n माइनस 1 है। ये 2n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, देखो आगे खिसक जाएगा, ऐसे हमने मान लिया। तो ये सारे अपनी अपनी स्थिति से कहाँ खिसक रहे हैं, आगे खिसक रहे हैं। तो ये कितना खिसक गया, u2n माइनस 1 खिसक गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये खिसक जाते हैं आगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें, ये m2 वाले की बात करें, ये आगे चला जाएगा, ये मान लो यहाँ आ गया,
ये वाला एटम यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये देखो। तो इसका कितना विस्थापन हो गया हमारे पास, U2n+2 विस्थापन हो गया। ये इस तरीके से हम विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकते हैं जब हमने इस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, और इसमें क्या उत्पन्न हुए, कंपन उत्पन्न हुए। अब इसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, वही इक्वेशन निकालते हैं जैसे हमने कहाँ निकाली थी, पहले निकाली थी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए, m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए। ठीक है, ये मैं निकलवा चुका हूँ, उसमें बिल्कुल वैसे ही निकलेगी। तो ये देखो, मान लो ये एटम है मेरे पास, ठीक है भाई, ये एटम ले लिया, ये ले लिया मैंने एटम। इसका मास कितना है, m1 है, द्रव्यमान कितना है, m1 है। कोई भी जो एटम होता है ना, परमाणु होता है ना, उस पर जो फोर्स लगेगा ना, ज़्यादा बल लगेगा ना, वो निकटतम परमाणु के कारण लगता है। जब इनमें वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे कंपन होते हैं, तो ये जो m1 वाला है ना, इस पर जो बल लगेगा ना, इसके निकटतम परमाणु एक तो कौन सा है, ये वाला, और इसका एक निकटतम कौन सा है, ये वाला। यहाँ तो कौन सा है हमारे पास, m2 है, और यहाँ भी हमारे पास कौन सा है, m2 है। ठीक है, इसकी स्थिति कितनी है, इस वाले की है 2n है, इसकी कितनी है 2n+1 है, और इसकी कितनी है 2n+2 है। तो ये m1 पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला और ये वाला लगा रहा होगा, निकटतम परमाणु के द्वारा लगता है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं इस पर फोर्स लगने वाला। मैंने आपको बताया था कि x डायरेक्शन में जो विस्थापन है वो ज़्यादा मान रहे हैं हम। ठीक है, ज़्यादा विस्थापित कौन से होते हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ध्यान रखना है ना, ऐसे खींचा जब हमने। अब इतना हो गया। अब देखो, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं। तो देखो, मैं पहले ले लेता हूँ, ये तो ले लिया मैंने m1 वाला, और ये ले लिया मैंने क्या, m2 वाला ले लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लगता है, हमारे पास बल लगता है और फोर्स लगता है। वो बल का हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकालते हैं। मैंने बताया था बल जो निकलता है वो F बराबर से किससे निकलता है, -kx से निकलता है। ठीक है, अब देखना कैसे निकालते हैं। यहाँ जो बल लगेगा हमारे पास, यहाँ पर जो बल लगेगा वो कैसे निकालोगे आप, ये जो m1 है, ठीक है, m1 है, मैं इसको बराबर करके लिखता हूँ। k की जगह हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बीटा, और x क्या होता है, विस्थापन होता है। और नेगेटिव चिन्ह जो लेंगे ना हमारे पास, वो फोर्स वो m1 के बल पर निर्भर करता है। m1 इसको अपनी ओर यहाँ खींच रहा है, और m2 पर बल कहाँ लगेगा, इधर की ओर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में। m1 पर ही तो देख रहे हैं ना हम बल, m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए बल। तो m1 पर जो बल लग रहा है ना, वो कहाँ लग रहा है, x डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए ये चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास x डायरेक्शन में ही देख रहे हैं हम, और बल भी कौन सी दिशा में लग रहा है, x डायरेक्शन में। बीटा आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों का विस्थापन देखो, ज़्यादा विस्थापन मैं मान रहा था कौन सा, m1 वाला है ना, U2n+2, U2n+2 में से क्या घटा दो, ये वाला, क्या, -U2n+1। ठीक है, ये आ गया फोर्स। अब देखो m1 है, ये m1 है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा, m2 वाला भी लगा रहा होगा। ठीक है भाई, लगा रहा होगा। m2 तो इसको यहाँ खींच रहा है, यानी कि m1 पर फोर्स लग रहा है अब क्या, -x डायरेक्शन में। ध्यान रखना, क्योंकि ये परमाणु और ये परमाणु के बीच में वाइब्रेशन होते हैं, स्प्रिंग जैसा फोर्स होता है। तो ये तो इसको यहाँ खींच रहा होता है, ये इसको यहाँ, अब ये इसको यहाँ खींच रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा दो एटम के बीच में, ऐसे -x डायरेक्शन में। ठीक है, तो
यहाँ पर क्या होगा बल देखो माइनस बीटा, के की जगह किसको यूज में ले रहे हैं, यहाँ पर बीटा को यूज में ले रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों का विस्थापन, ज़्यादा विस्थापन मैंने बताया था जो इधर की तरफ है उसका, तो बताओ क्या होगा। m1 का विस्थापन कितना है, u2n प्लस 1, u2n प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या है, u2n है माइनस क्या u2n, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, m1 द्रव्यमान पर वाले कण के लिए बल निकाल सकते हैं। और ये वाला लिया है मैंने जो कौन सी स्थिति पर है, F2n प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ F2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास क्या, बीटा u2n प्लस 2 माइनस u2n प्लस 1, ठीक है। और ये भी जोड़ दो क्योंकि m1 पर इसके कारण भी लग रहा है और इसके कारण भी, m1 पर इसके कारण भी, इसके कारण भी, है ना। माइनस आ रहा है बीटा और u2n प्लस 1 माइनस u2n। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू होता है ma, और m a की वैल्यू क्या होती है, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। विस्थापन में 2 बार क्या अवकलन, खूब पढ़ रखा है हमने, है ना। तो 2n प्लस 1 वाला है तो हमारे पास द्रव्यमान कौन सा है, m1 वाले का, तो क्या लिखेंगे m1 और d स्क्वायर u2n प्लस 1 अपॉन क्या dt स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, दोनों में से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। उसके बाद बीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये देखो u2n प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पहले मैं u2n को लिख लेता हूँ और फिर ये माइनस u2n प्लस 1 माइनस u2 प्लस, तो ये बनेगा माइनस u2n प्लस 1 बन जाएगा। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बना लेते हैं हम, बहुत बड़ी होने वाला है ये हमारे पास, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो समझ के चलना है, कुल मिला के बात तो ये है, जब भी बात बनेगी, है ना। इसके बाद हम एक m2 वाला ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ये m2 वाला, ठीक है, जो 2n स्थिति पर है। m2 द्रव्यमान वाले कण के लिए क्या बल, ठीक है, m2 द्रव्यमान वाले कण के लिए बल। अभी इसके लिए कौन सी वाला पोजीशन वाला लिया था मैंने, 2n प्लस 1 वाला लिया था, 2n प्लस 1 वाला। अब मैं 2n वाला ले रहा हूँ, 2n वाला, ठीक है। तो इसके लिए देखो 2n वाला ये लिया, 2n वाला जो एटम है, परमाणु है, उसके निकटतम कौन सा है, 2n प्लस 1 वाला। ये तो है 2n वाले के 2n प्लस 1, ये डिस्टेंस a है। और यहाँ पर भी ठीक है क्या है, ये 2n माइनस 1 वाला, 2n माइनस 1 वाला, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान m2 है, जबकि दोनों का क्या है, m1 है। तो इस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ये एटम बना लिया, ये बना लिया, देखो समझने के लिए, ठीक है, और ये बना लिया, ये बना लिया, क्लियर है। ये m2 है और ये m1 है। अब देखो ये एटम तो इसको यहाँ खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, और ये एटम इसको यहाँ खींचेगा। तो m2 पर फोर्स देख रहे हैं, अब हम किस पर देख रहे हैं, m2 पर देख रहे हैं। तो m2 पर फोर्स कौन सी दिशा में लग रहा है, x दिशा में। F बराबर से क्या होता है, माइनस के एक्स, माइनस चिन्ह ध्यान रखना, x डायरेक्शन है या नहीं है उसके लिए रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो बीटा तो आ गया, क्योंकि m2 पर बल x दिशा में लग रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। और विस्थापन क्या होगा, ये दो कण है, 2n प्लस 1 और 2n वाला, 2n प्लस 1 और 2n, इसका विस्थापन में से इसका विस्थापन, इतना ही तो विस्थापित हुए दोनों, तो ये ज़्यादा हुआ है, ये कम हुआ है, कितना अंतर आ गया, इनमें से ये घटा दो, तो क्या आ जाएगा u2n प्लस 1,
में से क्या हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, U2N कर दिया। क्लियर है। इसके बाद सेकंड कंडीशन और है हमारे पास, अभी M2 पर कौन और लगा रहा होगा, ये तो कौन सा होगा, M1, और ये होगा M2 वाला परमाणु। अब देखो ये परमाणु इसको ऐसे लगा रहा होगा बल, यानी कि M2 पर अब कौन सी डायरेक्शन में बल लग रहा है, -x, ठीक है, ध्यान रखना। और M1 पर कौन से में, +x। हमें तो M2 पर देखना है, तो अब जो बीटा होगा वो कैसा लोगे, माइनस का लोगे। तरीका ध्यान रखना, तभी डेरिवेशन बनेगा। अब ज़्यादा कौन सा बताया मैंने, जो x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में M2 आ रहा है पहले, तो इसका विस्थापन कितना है, U2N, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, U2N में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, U2N -1, U2N -1 कर देंगे। अब यानी कि इस एटम पर इन दोनों के कारण बल लग रहा है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो किसके कारण, किस वाले पर देखा, 2N पर, तो क्या देखेंगे, F2N इज इक्वल टू, ठीक है, जोड़ते हैं हम इसको, बीटा U2N +1 -U2N। इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले आप एक परमाणु वाला देख लेना, जिससे ये इजी हो जाएगा। वैसे तो मैंने कंप्लीट बता दिया इसमें, फिर भी बीटा और U2N -U2N -1। इसके बाद F2N, F इज इक्वल टू M इंटू d²x/dt² होता है भैया। 2N वाले का द्रव्यमान M2 है, तो क्या बनेगा, देखो M2 A क्या बनेगा, d², 2N वाले का विस्थापन 2d2², U2N/dt² इज इक्वल टू क्या, बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो U2N +1 है, U2N +1 को हमने U2N +1 लिख लिया। उसके बाद देखो माइनस बीटा तो कॉमन ले लिया सब में से, है ना, इसमें से और इसमें से, ये माइनस अंदर जा रहा है, ये प्लस का हो रहा है, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, +U2N -1 बन जाएगा, और -U2N और -U2N ये कितना बनेगा, -2U2N। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो M2 इंटू d² U2N/dt² इज इक्वल टू बीटा U2N +1 प्लस U2N -1 -2U2N। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ये इक्वेशन क्या होती हैं, अवकल समीकरण होती हैं। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान रखना निकालने का, सोल्व करने का, कि किस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं हम, है ना, ऐसे आप बना लीजिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं ना, एग्जाम में भी आ सकता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो चाहे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड देखो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ रहा है नहीं आ रहा है डिफरेंशियल, देखो d²/dt², इसमें भी आ रहा है d²/dt²। तो मैथ में हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, हमारे पास अवकल समीकरण का एक फिक्स हल होता है। ठीक है, तो वो हल हम लिखेंगे, लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये M1 द्रव्यमान का कण है, परमाणु है, ये M2 द्रव्यमान का परमाणु है। इनके द्रव्यमान जो हैं वो समान नहीं है, इनके द्रव्यमान जो है, इनके जो मास हैं वो समान नहीं है। तो जब इनमें कंपन होगा ना, इनमें क्या होगा, कंपन होगा। तो कंपन जब ये करेंगे, जैसे ऐसे हिलेंगे, तो इसे बोलते हैं आयाम। कितना अधिक जा रहा है ये, कितना अधिक विस्थापित हो रहा है, उसे बोलते हैं आयाम। तो इन दोनों का जो विस्थापन होता है ना, आयाम जो होता है ना, वो समान नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है।
तो हम क्या मान लेते हैं कि जो इसमें हम कंडीशन मान लेते हैं, माना m1 द्रव्यमान के कण, जो कि हमारे पास क्या है, परमाणु है। चलो परमाणु लिख लो। माना m1 द्रव्यमान के परमाणुओं का आयाम, ठीक है, कितना है, a है। ठीक है, m1 द्रव्यमान के परमाणुओं का आयाम कितना है, a है। आयाम भी कौन सा आयाम देखते हैं हम, वाइब्रेशन, कितनी दूर जा रहा है। इसी तरीके से हम किसका देखते हैं, m2 द्रव्यमान, तथा m2 द्रव्यमान वाले परमाणुओं का कंपन है, वाइब्रेशन आयाम, एम्पलीट्यूड कितना है, b है। ठीक है, तो हम इसका क्या दे सकते हैं, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन दे सकते हैं, हल दे सकते हैं। तो देखो ये तो याद रखना पड़ेगा, मैथमेटिकल के अनुसार दिया है, मैथमेटिक्स के अनुसार समीकरण 1 व 2 का सॉल्यूशन जो होता है, हल जो होता है, वो निम्न प्रकार देते हैं। अच्छा, ये जो है आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में, जहां आपने बेसल अवकल समीकरण पढ़े थे, याद करो, है ना। और बेसल अवकल समीकरण पढ़े थे, लेजेंड्रे अवकल समीकरण पढ़े थे। वहां पर हमने हल दिया था वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग अवकल समीकरणों का। इस तरीके से भी देते हैं ना। तो इस तरीके से हमने इनका हल बना रखा है। तो वो हल क्या है, देखो, ये समीकरण 1 में किसका वैल्यू निकलेगा, u2n+1 का, क्योंकि इसी का 2 बार अवकलन है। तो u2n+1 का हम हल देते हैं a इंटू ई की पावर, ठीक है, u2n+1 का हल देते हैं a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा 1t माइनस, ये कंडीशन क्या है, देखो 2n+1 वाले के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, -2n+1 इंटू क्या, के क्या है, संचरण नियतांक, a क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये Ka कैसे लिखा, ये भी हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तो ये याद रखना है कि इसका जो सॉल्यूशन आता है हमारे पास, वो ये आता है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद जो इक्वेशन 2 है, इसका भी हल होता है। तो इसका हल किस तरीके से देते हैं, देखो, u2n इज इक्वल टू, ये m2 द्रव्यमान है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अधिकतम मान होगा, b इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस 2n के a से देते हैं। के संचरण नियतांक है और a क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो u2n इज इक्वल टू क्या हो गया, b इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस 2n के a। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, बन जाएगी। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। और इस इक्वेशनों को सोल्व करके, इन समीकरणों को सोल्व करके हमें परिक्षेपण संबंध निकालना है, ओमेगा और के में रिलेशन निकालना है, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।